हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप सबकी डिमांड पे एक बार फिर मैं प्रिंस आप सबके लिए संस्कृत की पेडागॉजी लेके आया हूँ। आप एक बार इस वीडियो को ना पूरा अच्छे से देख लीजिएगा और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी जो संस्कृत की पेडागॉजी है ना, उससे बाहर कोई भी क्वेश्चंस नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि मैंने खुद से बनाए हैं नोट्स आप सबके लिए। काफ़ी मुझे दिक्कतें आई हैं सभी जगह से। आपके जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम है, जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में और जिनकी भी आने की संभावनाएं हैं, वो सब इसमें लिए गए हैं। तो बस आप एक बार पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे, अच्छे तरीके से समझ जाएंगे और जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, क्योंकि आप सबकी डिमांड थी संस्कृत पेडागॉजी के लिए। तो जो भी आपकी क्वेरी और डाउट्स हैं ना, वो मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में एक बार लिख के ज़रूर बताएंगे कि सेशन कैसा लगा, किस चीज़ की आप वीडियो चाहिए, आपको किस टॉपिक की वीडियो चाहिए। मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूंगा। और जो भी 2 वीडियो अपडेट हुए हैं, आप सब लोगों ने उसमें बहुत सारा प्यार दिया है, सबके लिए थैंक्स। तो चलें बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं संस्कृत की पेडागॉजी। और एक MPI की ऑफिशियल चैनल पर जैसे आपको पता है कि होली धमाका ऑफ़र चल रहा है, 70% ऑफ चल रहा है। तो जिसको भी कोर्स परचेज़ करना हो तो आप ज़रूर जुड़ें। 10 से 17 मार्च तक के लिए ये ऑफ़र है, तो आप इस कोर्स को ज़रूर परचेज़ करें। और अगर कोई भी डाउट होता है, आपको कुछ भी पूछना हो, तो आप ये जो ऑफिशियल नंबर है उस पर एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं। आप जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं, जो भी डाउट्स हैं, आप ज़रूर पूछ सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संस्कृत के बारे में कुछ जो बेसिक जानकारी है वो हम ले लेते हैं। संस्कृत जो विषय है वो विश्व की सबसे प्राचीन भाषा मानी जाती है संस्कृत, और दूसरी चीज़ सभी भाषाओं की जननी है संस्कृत। तो अगर आपसे सीधा अगर क्वेश्चन पूछा जाए, बेसिक चीज़ें मैं बता रहा हूँ सबसे पहले आपको, फिर आगे बढ़ते हैं कि विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत और सभी भाषाओं की जननी बोली जाती है संस्कृत को। ठीक है। अब संस्कृत भाषा में जैसे हिंदी भाषा है, उसमें से बहुत सारे लेखक कवि हैं, सबने अपने अपने तर्क दिए हैं। वैसे ही संस्कृत भाषा में भी सबसे पहले तर्क आता है वाइगोत्स्की का। ठीक है दोस्त, वाइगोत्स्की के अनुसार उनने क्या बोला था कि बच्चे में पहले भाषा आती है और फिर विचार आते हैं। मैं फिर से रिपीट कर दूं, वाइगोत्स्की ने बोला था कि बच्चे में सबसे पहले भाषा आती है, फिर विचार आते हैं। और दूसरे जो हमारे थे जीन पियाजे, जिनके बारे में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं हर टॉपिक से आपसे जीन पियाजे के रिलेटेड। तो जीन पियाजे ने क्या बोला था कि बच्चे में सबसे पहले विचार आते हैं, फिर भाषा आती है। ठीक है, क्लियर हो गया आपका डाउट। अब आगे बढ़ें इसी रूप में। तो संस्कृत जो भाषा है ना, वो 2 सिद्धांतों पे काम करती है। जो पहली है वो है दैवी सिद्धांत और जो दूसरी है वो अपनी होती है संकेत सिद्धांत पे। ठीक है दोस्त, पहली जो भाषा है हमारी, जो सिद्धांत उसका पहला सिद्धांत है, उसको हम बोलते हैं दैवी सिद्धांत, और जो दूसरा सिद्धांत है उसको हम बोलते हैं संकेत सिद्धांत। ठीक है दोस्त। अब इसी में अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें या फिर जीन पियाजे या वाइगोत्स्की डिटेल में आए, तो इसमें से तीसरे हमारे जो तर्क निधि थे वो थे चामोत्स्की। उनने क्या बोला था कि भाषा अर्जन करने की क्षमता जन्मजात पाई जाती है। ये नोट डाउन कर लेंगे, अगर आपको भूल जा रहा होगा तो बिल्कुल आप वीडियो को रिपीट करके फिर से लिख लेंगे, क्योंकि ये सीधा MCQ शायद आपसे पूछा सकता है किसने क्या बोला था। तो मैं रिपीट कर दूं कि बच्चे में भाषा अर्जन करने की क्षमता जन्मजात पाई जाती है, ये बोला था चामोत्स्की ने। ठीक है दोस्त। अब इसी में वाइगोत्स्की ने क्या बोला था कि भाषा के विकास में विद्यालय की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है, अतः भाषा जन्मजात न होकर विद्यालयी वातावरण से अर्जित की जाती है। दोनों के तर्क आप एक बार देख लेंगे, अच्छे से रिवाइज करके जाएंगे, क्योंकि आपसे अगर सीधा क्वेश्चंस बन जाएगा तो फिर आपको दिक्कतें हो जाएंगी वहाँ पे। ठीक है दोस्त, तो चलें स्टार्ट करते हैं। आपके सबसे पहले भाषा को हम जानते हैं, संस्कृत भाषा का जो शिक्षण शास्त्र है वो क्या कहता है। तो संस्कृत भाषा का जो शिक्षण शास्त्र है उसमें सबसे पहले भाषा के बारे में बताया जाता है। एक बच्चे में, जैसे एक बच्चा जब छोटा बच्चा है, ना तो वो बोल सकता है ना तो कुछ कर सकता है, तो उसको हम कैसे निरूपित करेंगे, तो वो सिर्फ संकेत के माध्यम से उसको हम समझा सकते हैं। तो इसलिए अगर हमसे पूछा गया कि हमारी प्राथमिक रूप में या प्राथमिक भाषा क्या है, हमारी पहली भाषा कौन सी है, तो वो हमारी हो जाएगी संकेतिक भाषा या फिर सांकेत भाषा। ठीक है दोस्तों। अब इसी के ठीक नीचे अगर अब भाषा के बारे में हमें जानकारी हो गई है, तो हमें भाषा कौशल के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। तो भाषा कौशल में 4 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले श्रवणम, फिर संभाषणम, फिर पठनम और फिर लेखनम। या तो आप इसको हिंदी से रिलेट कर सकते हैं, अगर संस्कृत बोलने में या समझने में कुछ दिक्कत आ रही है तो सीधा सीधा लिखा गया है श्रवण, संभाषण,
पठन और लेखन। या तो आप एक ट्रिक है जो आपके नीचे ट्रिक चल रही है, ये आप इसको एक बार देख सकते हैं, इस ट्रिक के बारे में एक बार आप देख लें अच्छे से। ये ट्रिक है LSRW। LSRW, इस L का मतलब है यहाँ पे लिसनिंग यानी सुनना, S का मतलब है स्पीकिंग यानी बोलना, R का मतलब है रीडिंग यानी पढ़ना, और W का मतलब है राइटिंग यानी लिखना। ये तीनों चारों चीज़ें ना एक फॉर्मेट में ही लिखनी है। हो सकता है एग्जाम में आपसे आगे पीछे करके आ जाएं और आपसे रीअरेंज करने के लिए बोला जाए, तो आप LSRW ये ट्रिक याद किए रहेंगे, इसको भूलेंगे बिल्कुल नहीं। और अगर ये पूछा गया कि ये जो श्रवणम, संभाषणम, पठनम और लेखनम है, ये जो एक अरेंज के रूप में बताया गया हमें, ये किसने प्रतिपादित किया था, तो इसे मारिया मोंटेरियो सूत्र भी कहा जाता है। अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया गया कि मारिया मोंटेरियो सूत्र क्या है, तो आप सीधा सा आंसर लगा देंगे कि LSRW ही मारिया मोंटेरियो सूत्र है, जिसका मतलब होता है, L मतलब होता है लिसनिंग यानी सुनना, S मतलब होता है स्पीकिंग यानी बोलना, R मतलब होता है रीडिंग यानी पढ़ना, और W मतलब होता है राइटिंग यानी लिखना। ठीक है दोस्तों, आगे चलें। भाषा कौशल को कितने भागों में बांटा गया है? अब जब आपने भाषा सीख ली तो अब भाषा कौशल सीख लिया, तो अब हम भाषा कौशल को कितने भागों में बांटा गया है? तो भाषा कौशल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है उत्पादक कौशल। उत्पादक कौशल को हम प्रोडक्टिव स्किल्स बोल सकते हैं, या फिर दूसरा है ग्रहणात्मक कौशल या रिसेप्टिव स्किल बोल सकते हैं। अगर हम पहले की बात करें, उत्पादक कौशल क्या है, तो जब हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको साइड में लिख दिया है यहाँ पे ताकि आपको कोई दिक्कतें ना हो, समझ में आ जाए। जब हम कुछ प्रोड्यूस करते हैं तब उसे हम प्रोडक्टिव स्किल बोलते हैं, ठीक है। और जब हम किसी चीज़ को दूसरों के लिए ग्रहण करते हैं उसे हम रिसेप्टिव स्किल बोलते हैं। यहाँ पे ठीक नीचे यही चीज़ समझाई गई है पॉइंट 1 में, या सरल शब्दों में हम ये समझें कि किसी चीज़ का अपने विचार का आदान प्रदान किया जा रहा है, उसे ही हम उत्पाद कौशल कहते हैं। फिर से रिपीट कर दूं मैं, उत्पाद कौशल का सीधा और सरल शब्दों में मतलब यह है कि किसी चीज़ का अपने विचार आदान प्रदान करना ही हम उसे उत्पाद कौशल कहते हैं। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा गया कि 4 विकल्प आपको दे दिए गए और उसमें से ये लिख के आया कि इसमें से कौन सा उत्पाद कौशल है, तो आपको सीधा सा लिखना है संभाषणम और लेखनम। ठीक है दोस्त, क्या लिखना है आपको? संभाषणम और लेखनम। जो संभाषण है, जो हम बोलते हैं और लिखते हैं, ये हमारी उत्पाद कौशल है, ठीक है ना, इसको हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है दोस्त, अगले क्वेश्चन की दूसरे पॉइंट की बात करें, ग्रहणात्मक कौशल मतलब रिसेप्टिव, कौन सी चीज़ें हम ग्रहण कर रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो हम कुछ पढ़ रहे हैं या जो कुछ हमें नया मिल रहा है, ना कि हम उसे कुछ दे रहे हैं। मतलब किसी दूसरे को हम कुछ दे नहीं रहे हैं, जो कुछ हमें नया मिल रहा है वो चीज़ हम ग्रहण कर रहे हैं। तो ये हम 2 चीज़ों कर सकते हैं, इसको हम पढ़ सकते हैं और सुन सकते हैं। अरे हम किसी को दे तो थोड़ी सकते हैं, इसमें तो नहीं हो सकता। इसीलिए अगर आपसे ग्रहणात्मक कौशल का उदाहरण पूछ लिया जाए तो वहाँ पे होगा पठनम और श्रवणम। ठीक है दोस्त, आगे चलें। आगे आते हैं तो आती है हमारी भाषा की विकास। अब हमने भाषा जान ली है, भाषा की कौशल जान ली है, तो हमारी भाषा के विकास जानते हैं। ठीक है दोस्त, तो भाषा के विकास में सबसे पहले आती है आपकी भाषा का विकास कैसे होता है। भाषा का विकास में होती है कि आपकी अभिव्यक्ति, आपके विचार, ठीक है दोस्त, आपकी अभिव्यक्ति होती है, आपके विचार होते हैं भाषा कौशल में या भाषा विकास में। तो भाषा विकास में सबसे जो महत्वपूर्ण है वो आपकी होती है सक्रिय भागीदारी। कौन सी होती है? एक बच्चे की सक्रिय भागीदारी ही भाषा कौशल कहलाती है या भाषा विकास कहलाती है। ठीक है, तो इसमें भाषा विकास के लिए 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। पहली कौन सी होती है? अभिव्यक्ति, दूसरी होती है भाषा का प्रयोग, तीसरा होता है मातृभाषा का प्रयोग या अवसर देना। अपनी बच्चा जो है अपनी वो मातृभाषा अपनी माँ से सीखता है, इसीलिए उसको हम मातृभाषा बोलते हैं। अब इसमें से अगर आता है कि भाषा विकास कैसी होती है हमारी, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जितनी ज़्यादा हम दूसरी भाषा को पढ़ना या पढ़ने का अवसर प्राप्त करेंगे, उतनी ही मेरी भाषा का विकास होगा। ठीक है दोस्त, जितनी ज़्यादा हम दूसरी भाषा को पढ़ेंगे या समझेंगे, उतने ही ज़्यादा मेरी भाषा का विकास होगा। ठीक है दोस्त, क्लियर हो गए होंगे डाउट आपके। आगे चलते हैं। वीडियो आपके लिए शॉर्ट में बनाया गया है ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं। आप सबके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो सिर्फ आप
वीडियो को अच्छे से देख लेंगे। अगर कोई दिक्कतें आ रही हैं तो आप वीडियो को एक बार रिवाइज करके पूरी डिटेल से समझ लेंगे चीज़ें। अगर इसमें हम उदाहरण के लिए बात करें, अगर आपसे सीधा क्वेश्चंस पूछ लिया गया कि पठन समये किम आवश्यकतम, कहने का मतलब पढ़ते समय हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है, तो इसका सीधा सा आंसर है दोस्तों पाठ्यस्य अथर्वबोध। यानी कहने का मतलब जब कोई बच्चा कुछ पढ़ रहा है तो वह उसके अर्थ को समझ रहा है। बिल्कुल सीधा सा मतलब है। भाषा विकास का मतलब यही है कि जब हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसका हमें अर्थ समझ में आना चाहिए। इसी को हम बोलते हैं भाषा का विकास। अगर जब भी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा तो आपके डाउट्स बिल्कुल भी क्लियर होने चाहिए कि पढ़ते समय हमें अगर कुछ चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, आप खुद से अपने आप से रिलेट कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कतें आ रही हैं कि जब हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं अगर उसमें कोई अर्थ नहीं है तब वो हमारी भाषा का विकास नहीं है। भाषा का विकास हमें कब होगा, जब हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं और उसमें कोई अर्थ जरूर निकले, उसको हम क्या बोलेंगे, भाषा का विकास। अब ये है सूक्ष्म पेशीय कौशल। दूसरा होता है सूक्ष्म पेशीय कौशल। तो आपकी जो सूक्ष्म पेशीय कौशल होता है ना, वो उंगलियां होती हैं जो सूक्ष्म पेशियों से बनी होती हैं। तो अब उंगलियों से हम क्या कर सकते हैं, देखिए सूक्ष्म पेशीय कौशल का अगर आपसे उदाहरण पूछ लिया गया तो आप सीधा सा लिख देंगे कि सूक्ष्म पेशीय कौशल का उदाहरण हम लिखने में करते हैं। उंगलियों का प्रयोग हम सबसे पहले कहाँ करते हैं दोस्त, लिखने के लिए हम सूक्ष्म पेशीय कौशल का उदाहरण है और सूक्ष्म पेशीय कौशल के लिए हम कार्य करते हैं। ठीक है दोस्त, आगे चलें। अगर इसी में से आपसे एक रिलेटेड क्वेश्चन जो लिया गया है, मैंने टीईटी का एग्जाम का एक क्वेश्चन लिया गया है यहाँ पे, प्राथमिक स्तरे बालकस्य भाषाया विकासार्थ सर्वतो महत्वपूर्ण, मतलब प्राथमिक स्तर में बालक की भाषा का विकास में क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पे सीधा सा आंसर होगा आपका भाषा समृद्ध वातावरण, मतलब आसपास की भाषा से ही बच्चे का विकास होता है। अब आपको अगर ये चीज़ें ना समझ में आ रही हो तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, बिल्कुल सरल शब्दों में समझा दूँ आपको कि अभी आपने पढ़ा कि भाषा का विकास कैसे होता है। तो अगर हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं या कोई चीज़ समझ रहे हैं तो उसका अर्थपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, उसको ही हम भाषा का विकास कहते हैं। तो अगर आपसे जो प्राथमिक प्राइमरी एजुकेशन का बच्चा है, अगर उसका भाषा का हमें विकास करना है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, हम उसको वही चीज़ें लिखने को दें जिसका वो अर्थ निकाल ले। अगर कोई चीज़ वो लिख रहा है और उसका अर्थ नहीं निकाल पा रहा है तो उसमें उसकी भाषा का विकास नहीं हुआ है। लेकिन अगर बच्चा पढ़ रहा है और उसका अर्थ अच्छे तरीके से आपको समझा रहा है तब उसके भाषा का विकास हो गया है। ठीक है दोस्त, आगे चलें। भाषा अधिग्रहण या भाषा अर्जन, कहने का मतलब कि भाषा जो हमारी है वो हम किससे सीखते हैं। सबसे पहले भाषा हम किससे सीखते हैं, किससे अर्जन करते हैं। तो आपने देखा होगा आपके घर में सभी लोग होंगे, एक छोटा बच्चा होगा आपके घर में, तो उसको ना आप जैसे आपके घर की जो रहन सहन होगा, जो बोलचाल की भाषा होगी, सबसे पहले वो ग्रहण करता है। तो मतलब पहली बार भाषा आपने कहाँ से ग्रहण की, परिवार से। इसीलिए यहाँ पे देखिए पहले ऑप्शन पे क्या लिखा गया है, परिवार। अब वो परिवार धीरे धीरे आपके और लोगों में बटा तो उसको हमने क्या बोला, समाज। तो मतलब वो परिवार से अपनी भाषा सीखा, वो भाषा को उसने आगे बढ़ाया तो समाज की भाषा बनी, और समाज से आगे गया तो तीसरा पॉइंट है यहाँ पे अनुकरोध। अनुकरोध का मतलब दोस्तों अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ आ रहा है अनुकरण करना तो मैं फिर से समझा दूँ। अनुकरण कहने का मतलब है कि मान लीजिए आपके घर में एक छोटा बच्चा है, सपोज करिए आपके घर में एक छोटा सा बच्चा है और वो किसी दूसरे को देख के, जैसे आप अपने माता पिता का पैर छूते हैं, सुबह उठ के आपने अपने माता पिता के पैर छुए, ठीक है दोस्त, सुबह उठ के आपने अपने माता पिता के पैर छुए, तो अब बच्चा भी यही देख रहा है, तो उसने जो चीज़ें आपके देख के अनुकरण के लिए, जो चीज़ देख के सीख रहा है उसको ही हम बोल रहे हैं अनुकरोति। ठीक है दोस्त, आपके डाउट्स क्लियर हैं। अगले चलें, अगला नंबर है, चौथा नंबर है अनौपचारिकता। अनौपचारिकता का मतलब क्या होता है, दूसरे को देखभाल, देखकर सम्मान करना। दूसरे को मतलब जो चीज़ें दूसरे कर रहे हैं वही चीज़ हम रिपीटेड कर रहे हैं, उसी चीज़ से हम सीखें। जैसे हमारे घर में सुबह उठ के अगर बड़ों का सम्मान किया जाता है तो हम भी धीरे धीरे बड़ों का सम्मान करना स्टार्ट कर देंगे। अगर हमारे यहाँ सुबह बड़ों का सम्मान नहीं किया जाता है, हम उनके पैर नहीं छूते हैं, तो जो भी छोटा बच्चा है उसमें वो गुण नहीं आ पाएंगे, ना तो वो बच्चा सम्मान करेगा। जैसे कहने का मतलब जैसे हमारे घर की एक क्रियाकलाप रहेंगी उसी तरह बच्चा हमें सीख जाता है, उसी तरीके से बच्चा सीख जाता है।
ठीक है दोस्त, अगली बात करें, भाषा अर्जन में ही आती है एक मातृभाषा। भाषा अर्जन का मातृभाषा कहने का मतलब आपके घर में 4 लोग हैं मान लीजिए, एक कोई आपके घर से बाहर रहता है और कोई घर में रहता है, 3 लोग घर में रहते हैं, एक कोई घर से बाहर रहता है। अब आपके घर में कोई एक ही लैंग्वेज बोलते हैं, सभी जो आपके घर में हैं वो एक ही भाषा बोलते हैं, पर जो इंसान जो आपकी फैमिली मेंबर घर से बाहर है वो बाहर की लैंग्वेज बोलता है। तो जब वो घर में आएगा तो अगर वो उसने बच्चे के सामने वही भाषा बोली तो वो बच्चा मातृभाषा तो पहले से ही सीख रहा है जो आपके घर में बोली जा रही है, उसने उसकी भाषा भी सीख ली। इसको बोलते हैं मातृभाषा से एक नई भाषा का सीखना, मतलब उसने एक और भाषा का अर्जन कर लिया। ठीक है दोस्त, आगे बात करें तो इसमें ही आता है सहज स्वभाव। मतलब जो भाषा होती है ना वो बहुत ही सहज होती है और भाषा बहुत ही ज़्यादा स्वाभाविक होती है। ठीक है दोस्त, मैंने फिर से बोला, आपको जो भी डाउट समझ में अगर नहीं समझ में आ रहे हैं वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने खुद से नोट्स बनाए हुए हैं आप सबके लिए, आप एक बार वीडियो को रिवाइज कर लेंगे और अच्छे से देख लेंगे। इससे बाहर संस्कृत पेडागोजी में कुछ भी नहीं जाने वाला है, आप एक बार वीडियो को रिवाइज कर लेंगे, अच्छे तरीके से समझ लेंगे। जो भी टॉपिक इसमें लिए गए हैं वो आपके संस्कृत पेडागोजी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला इसमें अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, इसी भाषा अर्जन में ही एक क्वेश्चन बनता है कि व्यापक पठन छात्राणाम रुचि वर्धते, मतलब व्यापक अच्छे तरीके से छात्र की रुचि किसमें होती है। अगर हमें छात्र की रुचि लानी है तो हम क्या कर सकते हैं। तो अब एक बात बताएं, अगर कोई बच्चा है, अगर आप उसको पढ़ाना है तो सबसे पहले 2 चीज़ें होनी चाहिए, आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट होना चाहिए और उसको उस चीज़ में आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। मतलब आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें आपका मन लगना चाहिए, आपकी रुचि होनी चाहिए, आपको इंटरेस्ट आना चाहिए, तब तो आप कोई काम करेंगे, अन्यथा आप कोई काम करने का कोई मतलब नहीं होगा। और दूसरा, आपकी सक्रिय भागीदारी होनी बहुत ज़रूरी है। मतलब जो भी बच्चे को या अपने आप को रिलेट कर लें, अगर बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो आप खुद को रिलेट कर रहे हैं कि जब भी आप बच्चे को पढ़ाएं तो उसमें बच्चे की रुचि होनी चाहिए, पहली चीज़, और दूसरी चीज़ उसकी सक्रिय भागीदारी भी होनी चाहिए। मतलब जो चीज़ आप समझा रहे हैं बच्चे को वो उसमें इंटरेस्ट ले रहा हो। ठीक है दोस्त, तो भाषा अर्जन का ये सबसे प्रमुख उदाहरण है। अगर क्वेश्चन में आपसे पेपर में अगर ऐसी चीज़ें आ जाएं तो आप ये चीज़ जरूर देखें कि अगर बच्चे को अगर भाषा अर्जन की बात करें, भाषा अर्जन के ये उदाहरण है, तो आप उदाहरण में सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या उसमें सक्रिय भागीदारी है बच्चे के द्वारा, क्या बच्चे को आनंद आ रहा है पढ़ने में। अगर उसको आनंद और सक्रिय भागीदारी नहीं आ रही है तो बच्चे को फिर वो भाषा अर्जन का महत्व नहीं है। भाषा अर्जन का सीधा सा महत्व है कि जो बच्चा पढ़ रहा है उसको उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, रुचि होनी चाहिए, तब तो उसकी सक्रिय भागीदारी होगी। अगर उसमें रुचि नहीं है, उसका इंटरेस्ट ही नहीं हो रहा है तो फिर उसके पढ़ने का, आपके पढ़ाने का उसने कोई भाषा का अर्जन किया ही नहीं है। चले दोस्त आगे बढ़ें, तो आगे आती है बहुभाषिता। बहुभाषिता का मतलब होता है हम बहुत सारी भाषाओं को सीखें। ठीक है ना, एक भाषा के अधिगम से हम बहुत सारी भाषाओं को सीखें। जैसे आप या फिर ये भी बोल सकते हैं एक ही जगह पे बहुत सारी भाषाओं को जो बोली जाती हैं उन भाषाओं से जो हम सीखते हैं उसे हम बहुभाषिता कहते हैं। आप सपोज करें कि आपके घर में कोई भी एक होगा, उसने क्या बोला, आपके यहाँ अगर खिड़की लगी है तो कोई उसको बोलता होगा विंडो है, वही आपके यहाँ दूसरा सदस्य उसको खिड़की बोलता होगा। अगर कोई तीसरा सदस्य बाहर रहता है तो उसी खिड़की को वो गवाक्ष बोलता होगा, पर तीनों के मतलब एक ही हैं। बस हुआ क्या है कि उसने भाषा का अलग अलग प्रयोग किया है और बहुभाषिता का प्रयोग किया है यहाँ पे। ठीक है ना, शब्द के अर्थ एक ही हो रहे हैं पर सबके बोलने का तरीका अलग हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे बहुभाषिता किया गया है। ठीक है दोस्त, इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे दरवाज़ा लिखा गया है, आपके लिए मैंने लिख दिया है समझने के लिए कि बहुभाषिता क्या होती है। बहुभाषिता का मतलब है कि आपके घर में कोई पट बोलता होगा दरवाजे को, कोई दरवाज़ा बोलता होगा, कोई डोर बोलता होगा। मतलब एक ही शब्द के अनेकों शब्द निकलने, अनेकार्थी शब्द जिसको आप बोल सकते हैं, उसमें आती है बहुभाषिता। कहने का मतलब है कि आपके घर में अगर कोई चम्मच बोलता है तो उसी चम्मच को कोई स्पून भी बुलाता होगा, पर है तो वो चम्मच ही ना। तो हम बहुत सारी भाषाओं का अर्जन कर रहे हैं, बहुत सारी भाषाएं सीख रहे हैं, उसे ही हम बहुभाषिता बोलते हैं। बहुभाषिता हमने जान ली तो उसके बाद हम आते हैं लिखने पे। तो बच्चे को जो लिखने के लिए सबसे पहला बच्चा एक जो होता है उसमें आपको 2 चीज़ें देखनी चाहिए, उसका व्याकरण कैसा है,
क्या वो शुद्ध लिख रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले हम उसकी उत्कृष्ट लेखन चेक करते हैं। तो चौथा पॉइंट है हमारा उत्कृष्ट लेखन। उत्कृष्ट लेखन का पहला है कि व्याकरण के सुधार से ही उत्कृष्ट लेखन होता है। मतलब अगर बच्चे में व्याकरण की अशुद्धियां हैं तो उसका उत्कृष्ट लेखन सही नहीं है। ठीक है दोस्त, मैं फिर से रिपीट कर दूं कि जो उत्कृष्ट लेखन होता है वो व्याकरण की शुद्धता होती है। तो अगर एग्जाम से आपसे पूछ लिया जाए कि उत्कृष्ट लेखन का उदाहरण क्या है, तो आप सीधा सा लिखेंगे कि जिसमें व्याकरण की शुद्धता होती है, मतलब शुद्ध उच्चारण से लिखा जाती हो चीज़ें, उससे ही उत्कृष्ट लेखन बोलते हैं। ठीक है ना। और इसका सुधार कैसे होता है, आप जितनी बार जितनी ज़्यादा बच्चे को बोलेंगे लिखने के लिए, उससे लिखने से उसकी अशुद्धियाँ दूर हो जाएंगी। अब जैसे मैंने बोला कि आशीर्वाद, अब किसी ने आशीर्वाद पढ़ा, किसी ने आशीर्वाद लिखा, तो ये अशुद्धियाँ जो हैं ये आपको लिखने से ही, जितनी ज़्यादा आप उत्कृष्ट लेखन अच्छे से लिखेंगे उतनी ज़्यादा आपकी अशुद्धियाँ इसमें दूर होंगी। ठीक है दोस्त, अगली बात करें हम संस्कृत शिक्षणस्य विधि, मतलब संस्कृत की जो शिक्षण विधि है या शिक्षण सिद्धांत है वो कौन सा है। संस्कृत का जो शिक्षण विधि है और शिक्षण सिद्धांत है वो कौन सा है। तो संस्कृत की जो शिक्षण विधि के जो पहला सिद्धांत है दोस्त, वो आपके सामने है। एक मिनट, पहला सिद्धांत है वो आपके सामने है अभ्यास विधि। मतलब आपको लगातार कंटिन्यू अभ्यास करना ही चाहिए। अगर आपकी सिद्धांत में ही बोला गया है तो आपको बिना अभ्यास से कुछ भी नहीं हो सकता। दूसरा है इसमें अनुकरण, मतलब दूसरे की चीज़ों को फॉलो करना। ठीक है, अनुकरण का मतलब होता है दूसरे की चीज़ों को फॉलो करना, उसे हम क्या बोलते हैं, अनुकरण बोलते हैं। और तीसरा होता है परिष्कार विधि, मतलब हम चीज़ों को अलग अलग रूपों में निरूपित कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं परिष्कार विधि। चौथा आता है वाक्य संशोधन विधि, मतलब जो चीज़ें हम बोली जा रही हैं उसमें से कोई ऐसी चीज़ तो हम नहीं बोल रहे हैं जिसका हम बोलते मतलब तो कुछ और है हमारे बोलने का और अर्थ कुछ और निकल रहा है। तो इन सब चीज़ों पे सबसे पहली हमारी कमांड होनी चाहिए। एक शिक्षणस्य की, जो एक शिक्षक की जो सिद्धांत है वो ये देखे कि बच्चा अभ्यास करे सबसे पहले, फिर उन चीज़ों का वो अनुकरण करे, अपने पे फॉलो करे, और तीसरी चीज़ उसका परिष्कार करे, मतलब जो चीज़ें आप पढ़ा रहे हैं क्या बच्चे तक वो चीज़ें पहुंच रही हैं, बच्चा उसको समझ पा रहा है आप जो पढ़ा रहे हैं। चौथी विधि होती है वाक्य संशोधन विधि, मतलब बच्चे ने जो चीज़ें आपके द्वारा ग्रहण की, क्या उस चीज़ को वो अच्छे से अपने वो ऊपर इम्प्लीमेंट कर पा रहा है। अगली विधि होती है इसमें निदानात्मक विधि और ये है उपरात्मक विधि। ये दोनों विधियां बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। कुछ पेपरों में इसने सीधा पूछा है कि शिक्षण की विधि कौन सी है। उसने 4 विकल्प दिए थे, उसमें से एक विकल्प था निदानात्मक विधि का, बाकी 3 विकल्प नहीं दिए थे। तो आपको सिर्फ टिक करना है सीधा। अगर कहीं शिक्षण की विधि पूछी जाती है आपसे, ऑब्जेक्टिव पे आके आपसे सीधा पूछता है कि इसमें से शिक्षण की कौन सी विधि है, तो आप सीधा से अगर ये 6 ऑप्शन दिख रहे हैं तब कोई भी एक ऑप्शन लगा के चले आएंगे। तो मैं इसको डिटेल्स कर दूं। निदानात्मक विधि का मतलब क्या होता है कि बच्चे की समस्या का पहचान कर उसी समय उसका निदान कर देना। ठीक है दोस्त, निदान का मतलब क्या होता है कि बच्चे की समस्या का पहचान करके उसको जो समस्याएं आ रही हैं उतनी ही समय उस समस्या का निदान कर देना, इसको बोलते हैं निदानात्मक विधि। और ये चौथा है जो आपका 6 नंबर पर है उपरात्मक विधि है। तो उपरात्मक विधि क्या बोलती है, उसी समय उस बच्चे के सामने निदान किया जाए या उस बच्चे के सामने जो गलतियां हो रही हैं, जो वो नहीं समझ पा रहा है, उसका उपचार किया जाए। ये दोनों एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। निदान करना मतलब किसी चीज़ को आपको हल देना है, और उपचारात्मक विधि का मतलब है उपचार करना। अगर आपको पूरा नहीं समझ में आ रहा है तो आप इतना ही याद करें, निदान और उपचार। अगर संस्कृत की शब्दावली आपको थोड़ी सी कठिन लग रही है तो आप निदान और उपचार विधि याद कर लें। ठीक है दोस्त, अब आगे चलते हैं। बालक के दोषों का निवारण, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्त, आप इसको जरूर पढ़ लें। बालक के दोष का हम निवारण कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले बालक के दोष का निवारण करने के लिए हम उसकी शारीरिक परीक्षण करते हैं।
ठीक है दोस्त, शारीरिक परीक्षण करते हैं। दूसरी चीज उसकी मनोवैज्ञानिक परीक्षण करते हैं। फिर क्या करते हैं, वर्ण उच्चारण स्थान स्वरूपम, मतलब वर्ण के जो उच्चारण का स्थान है, क्या बच्चा सही से पढ़ रहा है, अगर सही से नहीं पढ़ रहा है तो उसमें दोष है। तो हम सबसे पहले कोशिश करेंगे कि वो उच्चारण सही से पढ़े, तब जाके बच्चा के दोष दूर होंगे। अगली विधि की बात करें तो शिक्षण विशुद्ध परिवर्तन, कहने का मतलब कि अगर बच्चा जब सही से उच्चारण कर रहा है तो उसमें और कौन कौन से परिवर्तन आ रहे हैं, क्या उसमें कोई कमियां तो नहीं है, अगर कमियां हैं तो भी वो दोष माना जाएगा, तो हम उस कमी की निवारण करने का प्रयास करें। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। संस्कृत शिक्षण से सूत्राण, शिक्षण संस्कृत में शिक्षण के सूत्र कौन कौन से हैं, ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, तो आप इनको जरूर अच्छे से पढ़ के जाएंगे। जो भी यहाँ पे लिए गए हैं कंटेंट ना, इससे बाहर आपका कुछ नहीं जाने वाला है। एक बार इन चीज़ों को आप रिवाइज कर लेंगे। अगर वीडियो नहीं समझ में आ रहा है आपको, संस्कृत कुछ शब्दावली ऐसी लिखी गई है इसमें, तो आप वीडियो को फिर से रिवर्स करके फिर से शुरू से स्टार्ट कर लेंगे आप वीडियो। तो पहला शब्द है इसमें ज्ञाता ज्ञातम प्रति। ज्ञाता ज्ञातम प्रति का मतलब होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया ज्ञाता ज्ञातम प्रति का मतलब क्या होता है और 4 विकल्प दिए गए हैं आपसे, तो आप सीधा टिक करेंगे ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है दोस्त, दूसरा विधि है इसमें स्थूलात सूक्ष्म प्रति, इसका मतलब होता है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ठीक है दोस्त, तीसरी विधि है सरलात कठिनम प्रति, सरल से कठिन की ओर। चौथी विधि है इसमें आगमनात निगमन विधि, मतलब आगमन से निगमन की विधि। अब देखिए, आगमन और निगमन विधि आपकी सभी जगह आती है पेडागोजी में, चाहे वो मैथ्स की पेडागोजी हो, चाहे वो पर्यावरण की पेडागोजी हो, चाहे वो संस्कृत की पेडागोजी हो, तीनों जगह आगमन और निगमन विधि पूछी जाती है। तो अगर आपको नहीं याद हो रही है आगमन और निगमन विधि, तो एक ट्रिक याद कर लें, जहां पे आगमन विधि लिखी जाती है, आगमन विधि का मतलब होता है कि उदाहरण से नियम की ओर, मतलब उदाहरण देके नियम समझाया जहां जाता है वहां पे आगमन विधि होती है, और जहां पे नियम से उदाहरण बनाए जाते हैं उसको हम निगमन विधि बोलते हैं। ठीक है दोस्त, आगे चले। विश्लेषणात्मक विधि, विश्लेषण का मतलब है कि दी हुई चीजों की अच्छे से विश्लेषण करना ही विश्लेषणात्मक विधि कहलाती है। 6 नंबर पे है पूर्णाय प्रति। पूर्णाय प्रति का मतलब होता है पूर्ण से अंश की ओर। ठीक है दोस्त, पूर्णाय विधि का मतलब होता है पूर्ण से अंश की ओर। आगे चलें तो आती है आपकी 1-2 विधियां और इसमें छूट गई हैं, मैं आपको बोले दे रहा हूं, आप लिख लीजिएंगे। एक विधि आती है आपकी, एक विधि की आप लिख लेंगे सुकुशलम कौशलम विधि, सरल से कुशल की ओर और कुशल से सरल की ओर। ठीक है दोस्त, अगर ये विधियां आपको मिल जाएंगी बुक में तो आप जरूर लिख लेंगे, नहीं मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, सुकुशलम कौशलम विधि, सरल से कुशल की ओर और कुशल से सरल की ओर। आगे चलें दोस्त, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आगे चलें, अधिगम अक्षमता। अधिगम अक्षमता जो होती है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। यहाँ से आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, या फिर ऑप्शन पे, या फिर आपको डिफाइन करने के लिए दे दिया जाएगा। 3-4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, उसमें से 2 चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके अगेंस्ट पे होंगी, तो आप उसको सबसे पहले ऑप्शन को हटाना है देख के, पर उससे पहले आपको उसका मतलब समझना चाहिए। तो पहले जिसके हम याद करें, इसमें लिखा है डिसलेक्सिया। ध्यान रखेंगे, डिसलेक्सिया लिखा हो या लेक्सिया लिखा हो, चाहे वो डिसलेक्सिया लिख दे या लेक्सिया लिख दे, इसका सीधा मतलब ही होता है पढ़ने संबंधी विकार। चाहे उसने डिसलेक्सिया पूछा हो आपसे या फिर एग्जामिनर आपसे लेक्सिया पूछ रहा हो, दोनों का मतलब एक ही होता है, पढ़ने संबंधी विचार। अगले बात करें डिसग्राफिया। डिसग्राफिया का मतलब होता है, या ग्राफिया पूछे आपसे या डिसग्राफिया पूछे, दोनों का मतलब होता है लिखने संबंधी विचार। ठीक है दोस्त, दोनों का मतलब एक ही होता है, लिखने संबंधी विचार। तीसरे हम बात करें डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया का मतलब, या कैलकुलिया बोल दिया जाए या डिसकैलकुलिया बोल जाए, मतलब गणित संबंधी विचार। आपको देख के ही समझ में आ गया, कैलकुलिया मतलब कैलकुलेटर, कोई गणनाओं की चीज़ें हमसे पूछी जा रही हैं। चाहे वो डिसकैलकुलिया पूछे या कैलकुलिया पूछे, दोनों का मतलब होता है गणित संबंधी विचार। आगे चलें तो डिस्प्रैक्सिया।
अगला आता है डिस्प्रैक्सिया। तो चाहे वो डिस्प्रैक्सिया पूछे या प्रैक्सिया पूछे, दोनों का मतलब एक ही होता है, गतिक कौशल संबंधी विकार। आप इसको जरूर पढ़ लेंगे, ये बार बार आपसे संस्कृत पेडागोजी में पूछा जाता है ऑप्शन के थ्रू 2-3 बार। कभी कभी डिस्प्रैसिया पूछ लिया जाएगा, कभी कभी डिस्कैलकुलिया पूछ दिया जाएगा या कैलकुलिया पूछ दिया जाएगा, तो आप गलती कर देंगे। इसलिए इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ के जाएं, समझ के जाएं। चाहे वो आपसे डिस्प्रैसिया पूछा हो चाहे प्रेसिया पूछा हो, दोनों का मतलब होता है गतिक कौशल संबंधी विकार। अगला है इसमें से डिस्फ्रेजिया। चाहे डिस्फ्रेजिया वो पूछे चाहे वो फ्रेजिया पूछे, दोनों का मतलब एक ही होता है, मौखिक विकास संबंधी विकार। ठीक है दोस्त, मौखिक विकास संबंधी विकार। ये हो गए आपके अधिगम अक्षमता के। आगे बात करें इसी में कथा कथनम, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कथा कथनम का। कथा कथनम का मतलब आप समझ गए होंगे। कथा कथनम का मतलब होता है कहानी सुनना या सुनाना या पढ़ना। ठीक है दोस्त, कहानी को सुनना, सुनाना या पढ़ना। आप ध्यान से सुनेंगे। जैसे मान लीजिए किसी बालक को उसकी भाषा के बारे में, समस्त विधाओं के बारे में जानकारी प्रस्तुत करना, या समग्र रूप में हम उसको जो जानकारी बता रहे हैं या कोई कहानी उसको हम सुना रहे हैं, वो कथा कथनम में आती है। ठीक है दोस्त, इसीलिए इसमें पहला ही 1 नंबर पे लिखा गया है, भाषा को समग्र रूपम की प्रस्तुति बालक को ही मिलती है। मतलब बालक के द्वारा ही, अगर बालक आपकी समस्त विधाओं को प्रस्तुत कर रहा है एक कहानी के माध्यम से, उसी को हम कथा कथनम बोलते हैं। दूसरा है इसमें संस्कृत को जानने का अवसर मिलता है। कहने का मतलब कि किसी देश की कोई भी अगर संस्कृति है, अगर हमारे भाषा कौशल है हम में और कोई चीज़ हमें बताई जा रही है कथा या कहानी के माध्यम से, तो हम वहाँ की संस्कृत और उसके कौशल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगली चीज़ है कविता प्रयोजनस्य। कविता प्रयोजनस्य का मतलब होता है आनंद की अनुभूति होना। मतलब कहने का मतलब कविता विकल्प में अगर हो, आपके ऑप्शन में अगर कविता आपसे पूछा जाता है कविता प्रयोजनस्य किम अस्ति, तो आप सीधा सा टिक लगाएंगे आनंद अनुभूति। कविता के सुनने या समझने से हमें आनंद की अनुभूति होती है या बच्चे को अनुभूति होती है। मैं सीधा आपसे रिलेट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आप खुद पे पहले बिलीव कर लें, खुद को समझ लें, तब एग्जाम में आप सही कर पाएंगे। अगले की बात करें, भाषा प्राथमिक रूपम। भाषा प्राथमिक रूपम, ये आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा, भाषा प्राथमिक रूपम किम अस्ति। तो आप सीधा विकल्प में देखेंगे जहां पे संकेत भाषा लिखा होगा, जो भाषा जानने की पहली शैली है। 3 शैली होती है, मौखिक, लिखित, सांकेतिक। तो बच्चा है ना तो वो मौखिक कर सकता है ना वो लिख सकता है, छोटा सा बच्चा है ना तो वो बोल सकता है ना लिख सकता है, तो वो सिर्फ आपको संकेत दे सकता है। तो अगर पूछा जाए आपसे भाषा प्राथमिकम रूपम, तो उसमें आ जाएगा आंसर आपका संकेत भाषा अस्ति। मतलब भाषा की जो प्राथमिक इकाई है वो हमारी संकेत भाषा है। आगे चलें, अभिव्यक्त कक्षाया को ही समावेशी कक्षा कहा जाता है। अभिव्यक्तात्मकता, अगला वाक्य है अभिव्यक्तात्मकता को ही समावेशी कक्षा किया जाता है। मतलब सभी को समाहित करके जो चीज़ें हम व्यक्त करते हैं, किसी भी चीज़ को समाहित करके एक रूप में निरूपण करने को अभिव्यक्तात्मकता कहते हैं। ठीक है दोस्त, आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। अगर कोई भी दिक्कतें आ रही हैं तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स, जो भी क्वेरी हैं, आप मुझे ज़रूर कमेंट्स कर सकते हैं अपने। और अगर आपको कुछ भी दिक्कतें हैं तो मैं एक बार फिर से बोलूँगा, आप वीडियो को ना रिवर्स करके फिर से अच्छे से समझ लेंगे चीज़ों को। ठीक है दोस्त, आगे चले। अब देखो इसमें से क्या होता है ना कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं ना जो सीधे सीधे पूछे जाते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं एंटोनिम्स, सिनोनिम्स या एमसीक्यू बनते हैं जो, वो आपसे सीधा सीधा पूछते हैं। इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चन को उठा के रख दिए हैं। इसीलिए मैंने लिखा है वह शब्द जिन्हें देखकर आप 1 सेकंड में उत्तर लगा सकते हैं। एग्जाम में चलो आपसे पूछा गया कि कथा कथनम का अस्ति, कथा कथनम का अस्ति मतलब कहानी सुनना क्या है। कहानी सुनने से बच्चे में कौन सी चीज़ों की विकास होती है। अब उसने आपसे 4 ऑप्शन दे दिए, तो उसका सीधा सा आंसर जाएगा समग्र एवं संस्कृत का विकास होता है। तो आप सीधा सा आंसर लगाएंगे समग्र एवं संस्कृत अस्ति। कथा कथनम समग्र एवं संस्कृत अस्ति।
ठीक है दोस्त, आगे चलें। दूसरा नंबर है कविता प्रयोजनस्य। कविता प्रयोजनस्य किम अस्ति, मतलब कविता के प्रयोजन से क्या होता है, कविता सुनने से क्या होता है। मैंने ऊपर ही बताया है, कविता को सुनने से बच्चे में आनंद की अनुभूति होती है और बच्चे को सृजन करता है। कविता को बच्चा सुनता है, जब वो सृजन करेगा तब उसे जाके आनंद की अनुभूति होती है। तो अगर एग्जाम में लिखा गया कविता प्रयोजनम किम अस्ति, तो आप लिखेंगे आनंद मूर्तर्थिक सृजनात्मकता अस्ति। ठीक है दोस्त, आगे चलें। अगर आपसे आगे पूछा गया पठनम समयकम आवश्यकता, मतलब पढ़ते समय क्या आवश्यक है। मैंने ऊपर ही बताया है कि जिस किसी शब्द का अगर अर्थ ना हो तो उसके कोई भाषा का मतलब उसने भाषा अर्जन नहीं किया है, उसकी भाषा का विकास नहीं हुआ है। तो अगर आपसे पूछा गया पठनम समम किम अस्ति, क्या आवश्यक है, तो हमें पढ़ते समय सबसे पहले जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उस चीज़ का हमें अर्थ पता होना चाहिए। बच्चे को अर्थ का बोध होना चाहिए। सबसे ज़्यादा भाषा का विकास तभी होता है जब चीज़ कोई हम पढ़ रहे हैं और उसके अर्थ को हम अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। आगे नीचे आ गए, छात्र को अवसर देना, पाठ में रुचि उसकी लगाना, उत्कृष्ट लेखनम। आगे आता है उत्कृष्ट लेखन। जो उत्कृष्ट लेखन है वो कैसे आता है, मतलब हम अच्छे से कोई चीज़ों को कैसे लिख सकते हैं। तो ये हमने आपको अभी बताया है कि अच्छा लिखने के लिए हमें सबसे पहले व्याकरण की अशुद्धियों को दूर करना पड़ेगा और कंटिन्यू लिखते जाएं, जिससे जितनी भी अशुद्धियां हैं उनको हम दूर कर सकें। ठीक है, तो उत्कृष्ट लेखन के लिए उदाहरण क्या है, उत्कृष्ट लेखन के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमारी अपनी व्याकरण में कमांड होनी चाहिए। व्याकरण से हमें लिखने की अशुद्धियां बच्चे को दूर करानी चाहिए। उत्कृष्ट लेखन का सबसे प्रमुख उदाहरण है। तो अगर आपसे एग्जाम ये पूछा गया कि उत्कृष्ट लेखन क्या है, तो व्याकरण है उत्कृष्ट लेखन का उदाहरण। आगे चलें, निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण का मतलब अभी आपको बताया है कि निदान करना, उसी समय बच्चे की जो समस्याएं आ रही हैं उसी के सामने बच्चे का उसी समस्या का निदान पहचान करके हम उसकी निदान कर दें। ठीक है दोस्त, बच्चे की जो समस्या है उसको हम समस्या को सुने और उसके ही सामने उसी समस्या का हम निदान कर दें, उसी को हम बोलते हैं निदानात्मक परीक्षण। तो अगर सीधा आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन बनेगा तो आप सीधा लिखेंगे समस्या पहचानम करोत, समस्या पहचाननम करोत। आगे बढ़ते हैं तो आती है, ये फिर से आ गया उपचारात्मक परीक्षण। जो चीज़ें ऊपर लिखी गई हैं वही मैंने एमसीक्यू के रूप में लिख लिया है कि अगर आपसे एग्जाम में पूछा गया तो आप सीधा सीधा आंसर लगा दीजिएगा। तो उपचारात्मक प्रयोग मतलब क्या, परीक्षण मतलब उपचार करना, समस्या का समाधान करना, वही होता है चाहे निदान करो या उपचार करो, दोनों चीज़ों का मतलब एक ही होता है। समस्या को बच्चे के सामने प्रस्तुत, जो समस्या उसके सामने कठिनाई आ रही है उस समस्या को उसी के सामने समस्त विधाओं को समझते हुए उसकी समस्या का निदान करना या उपचार करने को ही हम उपचारात्मक परीक्षण बोलते हैं। अगला चलें, प्राथमिक कक्षायाम कथम विषम योग्यतम। प्राथमिक कक्षा के लिए कौन सी विषय बहुत योग्य है, तो वो होता है आपका मम परिवारम। मतलब ऐसी कौन सी विषय है प्राथमिक की बच्चा अपनी मातृभाषा कहाँ से सीखता है, परिवार से। जो उसके परिवार में बोली जाती है भाषा वही बच्चा अपनी उसकी पहली भाषा मातृभाषा होती है। फिर उसके बाद बच्चे की जो भाषा उसके समाज में बोली जाती है वो सीखता है। तो जो हमारी बच्चे की पहली भाषा है वो हमारी मातृभाषा है। तो प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त क्या है, मम परिवारम की मातृभाषा ही सबसे ज़्यादा उपयोगी है। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, हालांकि मैंने बता दिए हैं, ये नीचे चीज़ें लिख गई हैं पर कोई बात नहीं, चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रभाविरूपेण बाला लेखनम अधिगमनम करिष्यन्ति यदा। अगर थोड़ी सी मेरी संस्कृत कम होगी, आपको कुछ अशुद्धियाँ लग रही होंगी तो आप समझ लेंगे कि संस्कृत मैं पढ़ाता नहीं हूँ तो कुछ दिक्कतें आ रही होंगी। प्रभाविरूपेण बाला लेखनस्य अधिगमनम करिष्यन्ति यद, मतलब कहने का मतलब है कि बालक को लिखने समय क्या क्या चीज़ों का गमन करना होता है। बालक को लिखते समय कौन कौन सी चीज़ों का गमन करना होता है। तो सबसे ज़्यादा क्या करना पड़ता है लिखने के लिए, आप
से पूछा जा रहा है व्याकरण के तौर पे, तो आप सीधा सा आंसर देंगे कि लेखनस्य छात्राणाम संदर्भानुकूलम सार्थकम चा भवन्ति। संदर्भ के साथ लिखें और उसका अर्थ भी निकले। मतलब वही चीज़ें हो गई कि अगर कोई चीज़ हम लिख रहे हैं और उसका अर्थ है, तब वो चीज़ हम भाषा को अर्जित कर रहे हैं, मतलब भाषा हमने सीख ली है। पर अगर कोई बच्चा कोई चीज़ लिख रहा है वो अर्थपूर्ण नहीं है, तो उस बच्चे ने भाषा का ज्ञान नहीं हुआ है, वो उस बच्चे को ने भाषा अर्जित नहीं की है। अगली बात करें, ये शायद मैं आपको बता चुका हूँ या नहीं, रिपीट हो गया तो आप फिर सुन ले। ये संस्कृत में ऐसे लिख के आएगा, चमोत्स्की का ये कथन है, तो अब एक बार सुन ले। बताया जा चुका है आपको ऊपर ही, भाषा तु जन्मजात ना भवति अपितु भाषाया शिक्षणस्य प्रवृत्ति जन्मे भवति। कहने का मतलब कि बच्चे में भाषा अर्जन करने की क्षमता जन्मजात पाई जाती है। यह किसने कहा था? दोस्तों, जितने भी आपके संस्कृत में कथन हैं, जिनने बोले हैं, आप उनको एक बार जरूर पढ़ लेंगे और अच्छे से देख के जाएंगे। आपसे सीधी सीधी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो ये चमोत्स्की का कथन है कि बच्चे में भाषा अर्जन करने की क्षमता जो है वो जन्मजात पाई जाती है। ठीक है दोस्त, आगे चलें। अपसारी चिंतन, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपसारी चिंतन आप पहले इसको पढ़ लें, फिर मैं दोनों का बताता हूं। अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन, दो चिंतन होते हैं। दोनों चिंतनों में क्या क्या आता है, ठीक है। तो अपसारी चिंतन में पहला है अपसंधि चिंतन सृजनात्मक भवत, मतलब चिंतन का सृजन होना चाहिए, वो होता है अपसारी चिंतन। दूसरा क्या होता है? चिंतन वैज्ञानिक होना चाहिए, बिल्कुल। और तीसरा होता है आउट ऑफ द बॉक्स होना चाहिए। कहने का मतलब सीधा सा है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ताजमहल कहाँ है, सपोज करिएगा ताजमहल कहाँ है, और मैं दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछूं कि ताजमहल की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं ताजमहल कहाँ है, तो आप सीधा सा आंसर लगाएंगे कि सर ताजमहल आगरा में है। पर अगर मैं यही आपसे पूछूं कि ताजमहल की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, तो कोई बताएगा कि ताजमहल में सर संगमरमर की दीवारें हैं, ताजमहल मुमताज की याद में बनाया गया था। तो जिसमें बहुत सारी विधाएं बताई जाएं, जिसमें बहुत सारे उदाहरण दिए जाएं, वो होता है हमारा अपसारी, ठीक है। जिसमें बहुत सारे उदाहरण बताए जाएं, वो होता है हमारा अपसारी चिंतन। और जिसमें सीधा सीधा आपसे पूछ लिया जाए, सीधा मतलब सिर्फ एक ही मतलब हो, उसे हम बोलते हैं अभिसारी चिंतन। समझ में आ गया होगा। जैसे हमने बोला अपसारी अभिसारी का मतलब क्या होगा। अगर आपसे उदाहरण में पूछ लिया गया कि ताजमहल कहाँ है और ताजमहल की विशेषताएं क्या हैं, तो विशेषता में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, और ताजमहल कहाँ है मतलब वो आपसे सीधा एग्जामिनर पूछना चाह रहा है, तो वो आपसे अभिसारी चिंतन की बात कर रहा है। तो अभिसारी चिंतन में सीधा मतलब होता है, सीधा आदान प्रदान किया जाता है, सीधा आपसे आंसर के बारे में पूछ रहा है। उसमें चिंतन ये लिखा है नीचे, आप पढ़ सकते हैं। अभिसारी चिंतन परंपरावाही होता है, परंपरागत होता है, बिल्कुल सीधा मतलब होता है। अभिसारी चिंतन रूढ़िवादी होता है, और इन द बॉक्स होता है, मतलब डायरेक्टली आपसे चीज़ें पूछी जाती हैं। तो जहाँ भी आपको एग्जाम में एग्जामिनर आपसे कोई चीज़ डायरेक्टली पूछा हो और वो ये पूछे कि ये कौन सा चिंतन है, तो आप दोनों को डिफाइन कर सकेंगे। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि जिसमें हमें विशेषताएं पूछी जाए, मतलब बहुत सारी चीज़ें जिसमें सृजित की जाती हों, उसे हम अपसारी बोलेंगे। और जिसमें हमें डायरेक्टली पॉइंट पे चीज़ें बोली जा रही हो, पूछा जा रहा हो, उसे हम अभिसारी चिंतन कहेंगे। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। अगर समझ में कुछ भी दिक्कतें आ रही हैं आपको, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के हमें मुझे बता सकते हैं। कुछ भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपको डाउट्स हैं आपको, अगर फिर भी कोई दिक्कतें आ रही हैं, तो एक बार मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप वीडियो को ना रिवाइज करके एक बार जरूर देख के जाइएगा अच्छे से। कहीं से भी कोई दिक्कतें आ रही हों, आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। संस्कृत पद्य शिक्षण विधि, शिक्षक की जो संस्कृत में पद्यांश की विधि है वो कौन कौन सी है। ये आपके एग्जाम में जो अभी
सीज टेट का एग्जाम हुआ है उसमें से इसने 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन दे दिए थे आपको और पूछा था इसमें से कौन सा नहीं है, शिक्षण की विधि पद्य शिक्षण विधि कौन सी नहीं है। तो ऊपर के जो 2 ऑप्शन लिखे गए हैं, भाषा का अनुवाद होना चाहिए, भाष्य होती है उसका मतलब होना चाहिए। उसने एग्जामिनर ने आपको 2 विधि दे दी थी और आपसे पूछा था कि इसमें से शिक्षण पद्धति कौन सी है, मतलब शिक्षण की विधि कौन सी है। तो आप इन विधियों को एक बार जरूर देख के जाएं कि पद्य में शिक्षण की विधि कौन सी है, आगे नीचे मिले आपको गद्य में शिक्षण की विधि कौन सी है, क्योंकि आपसे एमसीक्यू में सीधे सीधे क्वेश्चन बनेंगे। तो पद्य की सबसे बड़ी पहली शिक्षण विधि होती है भाषानुवाद, मतलब भाषा का अनुवाद होना चाहिए। भाष्य विधि होती है भाषा को उस रूप में प्रदर्शित करना चाहिए। तीसरा अन्यन्य विधि होती है, मतलब एक दूसरे के ऊपर समाहित होनी चाहिए। चौथी होती है व्याख्या, मतलब उस चीज को आपको व्याख्या आनी चाहिए। पांचवा होता है समीक्षा करना, मतलब शिक्षण उस चीज की समीक्षा कर सके। और चौथी होती है कंपैरिजन, आप तुलना विधि बोलते हैं, इसको आप कंपैरिजन भी बोल सकते हैं। अगली होती है कंपैरिजन विधि, मतलब शिक्षण उसकी तुलना कर सके। ये 6 विधियों को आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे। मैंने सीधी सीधी लिख दी हैं, ये सीधी सीधी आपसे एग्जामिनर पूछेगा। आपको एक विधि कोई दे देगा या 2 विधियां दे देगा या 3 विधियां दे देगा। वो पूछेगा कि इनमें से कौन सी नहीं है। चौथे में आपको नहीं विधि रहेगी, कोई अलग सी चीजें लिखी रहेंगी। 3 विधियों को दे देगा आपसे शिक्षण की, पद्य शिक्षण विधि, तो आप गलत कर देंगे। इसलिए आप इन विधियों को पढ़ के जाएं, अच्छे से समझ लें, अच्छे से देख के जाएंगे। आगे बात करें संस्कृत व्याकरण शिक्षण विधि। अब आती है संस्कृत में व्याकरण की शिक्षण विधि कौन सी होती है। तो मैंने 2 विधियां जो लिखी हैं, आगमन विधि होती है, एक निगमन विधि, ये बता दी है आपको मैंने पहले ही। अगर आपको कुछ भी दिक्कतें आ रही हैं आगमन और निगमन विधि में, तो मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूं। आगमन विधि का मतलब होता है उदाहरण से नियम की ओर, मतलब किसी चीज का हम उदाहरण दे रहे हैं फिर नियम बना रहे हैं, उसको हम बोलेंगे आगमन विधि। और निगमन विधि का मतलब होता है हम किसी चीज के लिए नियम बना रहे हैं, उसके बाद उस चीज का उदाहरण दे रहे हैं, उसको हम बोलते हैं निगमन विधि। आगे आती है भाषा संसर्ग विधि, भाषा का हम किस तरीके से समाहित समायोजित करते हैं, ये होती है भाषा संस्करण विधि। ठीक है दोस्त, आगे हम बात करें परंपरागत, मतलब एक पीढ़ी दर पीढ़ी जो विधियां चली आ रही ना, पीढ़ी दर पीढ़ी हम कोई चीजें एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, कुछ बातें हैं जो हम चलाए जा रहे हैं, उसको हम परंपरागत विधि बोलते हैं। आगे विधि होती है समवाय विधि। समवाय विधि का मतलब दोस्त आप एक समझ लें सीधा सा, कि जो हमें समान तरीके से या समान रूप से हमारे लिए विभक्त की जाती है, उसे हम समवाय विधि बोलते हैं। अगली व्याकरण की शिक्षण विधि कौन सी है, पाठ्य पुस्तक विधि, मतलब बच्चे को जो चीजें आ रही हैं व्याकरण में, अगर बच्चा सबसे पहले तो मैंने बताया मैंने पहले ही कि अगर बच्चे को व्याकरण की अशुद्धियां, उत्कृष्ट लेखन कब आएगा, जब वह व्याकरण की अशुद्धि दूर कर लेगा। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, शिक्षक को सबसे पहले उदाहरण देके समझाना चाहिए, फिर नियम बनाना चाहिए, फिर भाषा का संशोधन करना चाहिए, उसके बाद उसकी परंपरागत, ताकि उसकी कोई दिक्कतें न हो, फिर उन चीज़ों को समाहित करना चाहिए। फिर लास्ट में जो पाठ्य पुस्तक विधि है, फिर आपको जाके बताना चाहिए कि आपकी बुक में कौन सी चीज़ें लिखी गई हैं, कौन सी चीज़ों पे आपकी कमांड होनी चाहिए। तो ये शिक्षक के जो 6 महत्वपूर्ण व्याकरण की विधि हैं, ये शिक्षक के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आगे हम बात करें व्याकरण की अनुवाद विधि। दोस्त व्याकरण की अनुवाद विधि में सबसे जो महत्वपूर्ण आता है वो आता है भंडारकर विधि। कौन सी विधि आती है, भंडारकर विधि। आपसे पूछी आ सकती है कि भंडारकर विधि क्या है। तो भंडारकर विधि जो है वो व्याकरण के अनुवाद की विधि भंडारकर विधि बोली जाती है। इसमें 3 विधियां हैं। पहली है मार्गोपदेश का प्रवेशिता, दूसरी है संस्कृत मध्ययन, तीसरी है कथा कथनम। ठीक है दोस्त, तो मार्ग की उपदेश देना, मार्ग को उपदेशित करना है मार्ग उपदेशिका। दूसरी है संस्कृत मध्यंत, संस्कृत को समाहित करके जो निरूपित करते हैं हम, जो बच्चे के सामने लाके प्रकट करते हैं, उसे हम संस्कृत मध्यंत बोलते हैं। अगला है कथा कथनम। कथा कथनम आपको मैंने अभी बताया है कि कथा कथनम में कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी लोकोक्तियां होती हैं कथा कथनम में। कि कोई बच्चा है, अगर फिर से समझ लें एक बार, अगर कथा कथनम आपको समझ में नहीं आ रही है, बच्चे को कहानी कहना, सुनना, बच्चे कहानी सुना रहा है, क्या वो समस्त विधाओं में कहानी समग्र रूप से अपनी भाषा को, अपनी विधा को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है, वो है आपकी कथा कथनम विधि। ठीक है दोस्त,
समझ में आ गया होगा, आई होप आप सबको। आगे चलें, संस्कृत गद्य शिक्षणस्विद। ये देखिए फिर से, अभी पद्य की आ गई थी, अब गद्यांश की आ गई। मतलब शिक्षण को, शिक्षक को गद्य में क्या क्या विधि होनी चाहिए। तो पहली आती है इसमें पाठ्य पुस्तक विधि। सबसे पहले पाठ्य पुस्तक विधि है। पाठ्य पुस्तक के जो अवलोकन विधि है उसको देखना। बच्चा जब शिक्षक है वो बच्चे की पाठ्य पुस्तक को देखे, उसको निरूपित करे। फिर उसकी दूसरी विधि आती है व्याकरण विधि, मतलब उस बुक को पढ़ाए, बच्चे को लिखना सिखाए, पहले उसके व्याकरण की अशुद्धियां दूर करें। जैसे उसकी अशुद्धियां दूर होंगी तब वो उत्कृष्ट लेखन करेगा, जिससे उसके व्याकरण में और उत्तरंगता आएगी। तीसरी विधि आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर्बटीय विधि। ये आपसे पूछी जा सकती है कि हर्बटीय विधि क्या है या हर्बटीय विधि कौन सी है। आपके ऑप्शन दिए रहेंगे। तो हर्बटीय जो विधि है वो संस्कृत गद्य की शिक्षण विधि है, और भंडारकर विधि जो है वो व्याकरण अनुवाद की विधि है। ये आप नोट कर लें, अच्छे से समझ लें इन विधियों को, ये आपसे सीधा शायद पूछा जा सकता है। तो भंडारकर विधि जो है वो व्याकरण की विधि है, और हर्बटीय विधि जो है वो संस्कृत गद्य की शिक्षण विधि है। ठीक है दोस्त, आगे चले। इसी में 3-4 चीजें आ जाती हैं। हर्बटी ने सबसे पहले क्या बताया था कि किसी भी चीज की प्रस्तावना होती है, प्रस्तावना में निरूपण होता है, फिर उसका हम सामान्यीकरण करते हैं, सामान्य चीजों को समझाते हैं, फिर उस चीज की हम तुलना करते हैं, फिर उस चीज का हम मूल्यांकन करते हैं, और जब मूल्यांकन हो जाता है तब उस चीज का प्रयोग करते हैं। तो ये एक सीक्वेंस भी आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है कि सीक्वेंस, आप सीक्वेंस में याद करेंगे। किसी भी चीज की हम प्रस्तावना लिखते हैं, फिर उसका विभेद लिखते हैं, मतलब सामान्यीकरण लिखते हैं, फिर उस चीज की हम तुलना करते हैं, तुलना के बाद हम उसका मूल्यांकन करेंगे, मूल्यांकन करने के बाद ही हम उस चीज का प्रयोग करेंगे। तो एक शिक्षक के लिए जो हर्बटी विधि है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सबसे निवेदन है कि एक बार इस विधि को आप सब लोग जरूर देख के जाएं। आगे बात करें, संस्कृत नाटकस्थ शिक्षणविद। अब संस्कृत में नाटक के लिए शिक्षक को कौन कौन सी विधि उपयोग की जानी चाहिए। आपसे 3 विधियां हैं नाटक के लिए, 3 विधियों की ही बारे में वो आपसे पूछ सकता है। तो आप इन विधियों को एक सीक्वेंस, जैसा सीक्वेंस इसमें लिखा गया है वही सीक्वेंस में आप लिख लें, नहीं तो अन्यथा ये चीजें आपसे मिस हो सकती हैं वहां पे। सबसे पहला इसमें आता है आपका, 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाएंगे। सबसे पहले इसमें आएगा आपकी कथा अभिनय विधि। ठीक है दोस्त, सबसे पहले कौन सी विधि आएगी? कथा अभिनय विधि। मैं एक बार थोड़ा सा सही कर लूँ इसको। सबसे पहले आएगा कथा अभिनय विधि, मतलब कक्षा में बच्चे का अभिनय करना। कथा अभिनय विधि, जो कथा में जो कोई चीज़ कहानी या कहनी या कुछ भी चीज़ स्टोरी बताई गई है उसमें अभिनय कैसा है, फिर उसका आदर्श नाट्य कैसा है, मतलब बच्चे के द्वारा जो चीज़ें कराई जा रही हैं या जो चीज़ें समझाई जा रही हैं उसका नाट्य क्या है। तीसरा रंगमंचीय विधि। रंगमंचीय विधि एक बार आपसे पिछले एग्जाम रेट का अगर आप एग्जाम दिया होगा या देखा होगा तो आप समझ गए होंगे कि रंगमंचीय विधि उसने सीधा सा पूछा था कि रंगमंचीय विधि कौन सी है, और ऑप्शन दे दिए गए थे आपसे, तो आपको सीधा लिखा गया है कि रंगमंचीय जो विधि है वो नाट्य शिक्षण विधि में आती है, नाट्य शिक्षण विधि के अंदर आती है। ठीक है दोस्त, आगे चलें। संस्कृत अनुवाद शिक्षणस्य विधि, मतलब संस्कृत में अनुवाद करने की, शिक्षण की कौन कौन सी विधि होती है। ठीक है दोस्त, तो ये जो आपके जो एक वाचन के होते हैं ना, क्रिया कर्ता कर्म, अगर आपको संस्कृत में कुछ दिक्कतें आ रही हैं तो आप सीधा सा समझ लें कि क्रिया विधि होती है, कर्म विधि होती है और कर्ता विधि होती है। पर इसको जब हम सीक्वेंस में लिखेंगे तो सबसे पहले कर्ता विधि लिखेंगे, कर्म विधि लिखेंगे, फिर क्रिया विधि लिखेंगे। ठीक है दोस्त, आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई भी दिक्कतें आपको आ रही हैं, इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट्स आपके क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख देंगे। जो भी डाउट्स हैं आपको, जो भी क्वेरीज हैं आपको बता देंगे। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, संस्कृत सब्जेक्ट थोड़ी सी टफ लग रही है आप सबको, तो आप उसको हिंदी में पढ़ना स्टार्ट करें, हिंदी में पढ़ने का स्टार्ट करें, हिंदी में सुनना, हिंदी में समझना स्टार्ट करें, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।
कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी आप सबको, और आप अच्छे से एग्ज़ाम को डिफाइन कर पाएंगे, अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे। आई होप मैंने आपको चीज़ें अच्छे से समझा दी हैं, जो जो चीज़ें आपसे पूछी आ सकती हैं, क्योंकि आपसे सीधा MCQ पूछेगा कौन सी बच्चे की पहली विधि है, बच्चा शिक्षण कहाँ से सीखता है, बच्चे में नाट्य रंगमंचीय विधि कौन सी होती है, कथा अभिनय विधि क्या है, आदर्श नाट्य विधि क्या है, कहाँ से ली गई है, या फिर आपसे वो पूछ लेगा सीधा वाइगोत्स्की का सिद्धांत क्या है, या चमुत्स्की का सिद्धांत क्या है, या जीन प्याजे का सिद्धांत क्या है, या प्याजे के सिद्धांत में क्या चीज़ें आती हैं, पहले विचार आते हैं कि भाषा आती है, या वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विचार आती है कि भाषा आती है, या फिर हर्विटी विधि के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा, या फिर हर्विटी विधि की आपका सीक्वेंस दे दिया जाएगा और उसको आपको अरेंज करने के लिए दे दिया जाएगा। तो आप एक बार इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे। और एक चीज़, जितने भी आपके संस्कृत में थोड़े बहुत जो प्रत्यय आते हैं ना, आप एक बार प्रत्ययों को जरूर देख लेंगे। हो सकता है आपसे प्रत्यय पूछ लिया जाए संस्कृत में, तो एक बार जो, और ये जो आपकी भंडारकर विधि है ना, भंडारकर विधि के बारे में आप जरूर पढ़ लेंगे। इसका सीक्वेंस आपसे पूछा जा चुका है रीड के एग्जाम में, तो मैं फिर से आप सबसे बोल रहा हूँ कि भंडारकर विधि का सीक्वेंस आप जरूर याद कर लेंगे। सबसे पहले मार्ग उपनिषद करते हैं, फिर संस्कृत मध्यंत होती है, फिर कथा कथनम होती है। ठीक है दोस्त, कथा कथनम तीसरी विधि आती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है भंडारकर विधि में। या फिर आपसे एग्जामिनर ये पूछ ले सकता है कि कथा कथनम विधि किसकी है, तो कथा कथनम विधि जो है वो भंडारकर विधि है। ठीक है दोस्त, आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। जो भी आपकी क्वेरी और डाउट्स हैं वो मुझे आप ज़रूर बताएं। और ये होली का एक जो ऑफ़र चल रहा है आपके यहाँ, मेरे यहाँ इस चैनल पे होली धमाका ऑफ़र 10 से 17 तक, तो आप इसमें ज़रूर जुड़ें, ज़रूर इसमें कोर्स लें आप, चाहे वो MP फॉरेस्ट का हो, चाहे वो MP पटवारी का, कोई भी आपको कोर्स परचेज करना है तो आप ले सकते हैं। अगर कोई भी आपकी क्वेरी या डाउट्स हैं तो जो भी नंबर नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। और जो भी आपके नए टॉपिक हैं, जो भी आप में दिक्कतें आ रही हैं वर्ग 3 के एग्ज़ाम में, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। मैं बहुत जल्द से जल्द आप सबके लिए न्यू वीडियो के साथ अपडेट हो जाऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बहुत अच्छे से रहें और अच्छे से पढ़ाई करके जाएं, और वीडियो रिवाइज करके देख लेंगे। अगर कुछ भी दिक्कतें आ रही हैं आप सबको, मैंने पूरा कंटेंट क्लियर किया है खुद से लिख के, तो जो भी आपको दिक्कतें आ रही हैं वीडियो में वो आप मुझे ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, जिनका भी आने वाले 1 दिनों में एग्ज़ाम है। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।